तो एक अच्छी खबर है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है और इस बार पदों की संख्या 1275 है। ठीक है। और इसके लिए जो आवेदन है वो 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर से आवेदन चालू हो जाएगा और 5 नवंबर तक चलेगा। ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है ये आप लोग को बिहार पुलिस की वेबसाइट पर मिल जाएगा और आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर आप लोग को ये मिल जाएगा। उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का नीचे दिया हुआ है। ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे क्या दिया हुआ है, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या है और इसके लिए परीक्षा कैसे होगा, उम्र की सीमा क्या है, शारीरिक सीमा क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। ठीक है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि आवेदन जो है 5 अक्टूबर से चलेगा और 5 नवंबर तक, सिर्फ 1 महीने तक इसका आवेदन होगा और इसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि इसके बाद इसकी डेट बढ़ाई नहीं जाएगी। तो आप लोग शुरुआत में यानी 5 को दिया हुआ है तो आप लोग 10, 11, 12 से भरना चालू कर दीजिएगा। ठीक है। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है ग्रेजुएशन। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हों या उसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री हो। ठीक है। और ग्रेजुएशन की जो डेट है वो 1/8/2023 है। ठीक है। इस डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1/8/2023 तक जारी हो जाना चाहिए। और आपकी उम्र जो है एज उसकी भी गणना ध्यान रखना है 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूं कि आप लोग को कि सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए उम्र की सीमा क्या है। ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम क्या है मैं बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखना है गणना जो है 1 अगस्त 2023 के आधार पर ही होगी। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना बिहार के अलावा जो अदर स्टेट के होंगे, बिहार के अलावा जितने भी छात्र अदर स्टेट के हैं वो सभी जो है जनरल में काउंट होंगे। ठीक है। बिहार स्टेट के अलावा बाहर के यानी अदर स्टेट के जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो भी अदर स्टेट हैं उनके जो भी अभ्यर्थी हों, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो सभी जो है जनरल में काउंट होंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब देखिए जो सामान्य कोड के पुरुष हैं उनके लिए यानी सामान्य पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, यानी सबसे कम न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, अधिकतम उम्र 35 वर्ष है। ठीक है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। ये है सामान्य पुरुषों के लिए और ये सामान्य महिलाओं के लिए। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। और बाकी आगे वाला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। मैं आप लोग को इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। और ध्यान रखना है जो अभ्यर्थी की उम्र होगी वो जो आपकी 10वीं की मार्कशीट होती है, जो 10वीं का सर्टिफिकेट होता है, उसी के आधार पर आप लोग का काउंट होगा। ठीक है। 10वीं के सर्टिफिकेट के आधार पर काउंट होगा। अब देखिए शारीरिक यानी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो सामान्य यानी अनारक्षित यानी सामान्य। ठीक है। बिहार के सामान्य और अदर स्टेट के जितने भी छात्र हैं उनके लिए, सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और देखिए इधर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, ठीक है, ये महिलाओं के लिए है, चाहे वो जनरल हो, एससी हो या ओबीसी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो उनकी हाइट होनी चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा है कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ठीक है। यानी अगर आपका नॉर्मल सीना 85 है, फुलाने के बाद आपका 90 होना अनिवार्य है, मिनिमम 90 होना अनिवार्य है। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बोला है कि महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। ठीक है। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। और वजन दिया है कि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए
न्यूनतम वजन 48 kg होना आवश्यक है। ठीक है, सभी वर्गों की महिलाओं का वजन न्यूनतम 48 किलो होना चाहिए, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में पुरुषों का वजन कितना है ये नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए, किन्नर, खोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया ये क्या है। ठीक है, यानी कैसे नियुक्ति होगी। देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला होगा प्री। ठीक है, पहली होगी प्री, और ध्यान रखना सभी में, यानी जो प्री और मेंस दोनों होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल टाइप में होंगे। ठीक है, यानी बहुविकल्पी सवाल होंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले तो प्री होगा। प्री में सिर्फ एक पेपर होगा। ठीक है, एक पेपर होगा और पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन जो है 2 घंटे में आप लोग को करना होगा। ठीक है, 2 घंटे में करना होगा, और इसमें आप लोग को 200 नंबर अधिकतम पा सकते हैं। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम नंबर है वो 200 है। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे होंगे और 200 नंबर होंगे। ठीक है, और इसका सिलेबस जो है सामान्य ज्ञान, देखिए इधर दिया है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों, यानी जीके और जीएफ। जीके जीएफ रहेगा और करंट अफेयर। ठीक है, ये रहेगा, और ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.2, नेगेटिव मार्किंग है 0.2, यानी एक प्रश्न के लिए आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग गलत करते हैं तो आप लोग को 0.2 नंबर अलग से कट भी जाएंगे। ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/5 है। ये तो हो गया प्री। 100 प्रश्न, 2 घंटे, 200 नंबर और नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें आप लोग को कम से कम 30% नंबर जो है लाने अनिवार्य होंगे। ठीक है, और ध्यान रखना प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद ऊपर से काउंट होगा, ऊपर से जो है 20 गुना, ऊपर से 20 गुना भर्ती जो है मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, ऊपर से काउंट होगा 20, प्री में जिन्होंने परीक्षा दिया है ऊपर से 20 गुना जो है मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन ये भी दिया है इसने कि अगर अभ्यर्थियों की योग्यता उसके अनुसार कम हुई तो 1 गुना जो है ये कम भी किया जा सकता है, यानी 16, 17, 15 ये भी किया जा सकता है। ठीक है, और आगे एक चीज़ ये भी है, देखिए ये जो प्री परीक्षा है ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसके नंबर जो है मेंस के यानी अंतिम कटऑफ में नहीं जुड़ेगी आपकी, इसके नंबर जो है अंतिम कटऑफ में नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए आगे आगे क्या है, अब देखिए फिर होगा द्वितीय परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न पत्र होंगे, 2। पहला प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य हिंदी का होगा। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा और 200 अंकों का होगा, और इसमें भी आप लोग को 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे समय मिलेगा, और इसमें आप लोग को 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, और इसमें भी आप लोग को मिनिमम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसने यह भी लिखा है कि सामान्य हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक होगा, यानी जितने नंबर आप पाएंगे वो मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी इस प्रश्न पत्र में आप जो नंबर पाएंगे जो अंतिम कटऑफ होगी उसमें ये नहीं जुड़ेगा, यानी एक तरह से ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसमें इसके नंबर आप लोग का अंतिम जो कटऑफ निकलेगी उसमें आप लोग का नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, इसके बाद होगा। उसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से संबंधित होगा। और ये मेंस का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा इसका पूर्णांक भी 200 होगा और प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। ठीक है, और इसमें भी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, यानी प्री और मेंस के दोनों पेपर तीनों का पैटर्न लगभग समय, प्रश्न और पूर्णांक सेम है। ठीक है, अब इसने आगे कहा है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। 0.2 मतलब 1/5 अंक काटा जाएगा। ठीक है, उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। इसका मतलब पेपर जो है ऑफलाइन होगा। ठीक है, पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, पेपर ऑफलाइन होगा। अब मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी
जो अभ्यर्थी पास होंगे ऊपर से 6 गुना, ठीक है, ऊपर से 6 गुना जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि तृतीय चरण यानी जो मेंस पास कर चुके हैं उनके लिए तृतीय चरण यानी दक्षता परीक्षा या शारीरिक योग्यता क्या होगी। देखिए, दौड़ सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी सभी वर्गों के पुरुषों के लिए, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। इससे अधिक समय लेंगे तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ का समय 6 मिनट है। 1 किलोमीटर आप लोग को 6 मिनट में पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और आगे क्या है, ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए आप लोग को न्यूनतम 4 फीट ऊपर कूदना पड़ेगा। अगर उससे नीचे आप कूदते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट ऊपर कूदना पड़ेगा, अन्यथा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। ठीक है। 3 से ऊपर ये कूद सकती हैं, 4 से ऊपर ये कूद सकते हैं, उससे नीचे नहीं। ठीक है। अब कह रहा है कि लंबी कूद सभी वर्गों के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम आप लोग को 12 फीट कूदना पड़ेगा। ठीक है। 12 फीट दूर आपको कूदना पड़ेगा। जैसे यहाँ से कूदते हैं तो यहाँ तक कूदना पड़ेगा और इसकी मिनिमम दूरी 12 फीट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कूद सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं कूदना पड़ेगा आपको। ठीक है। 12 फीट से कम दूरी आपकी होती है तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए क्या है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है। ठीक है। यानी महिलाओं को न्यूनतम 9 फीट दूर कूदना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद होगा गोला फेंक। गोला फेंक सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है। 16 पाउंड वजन होगा उसका, आप लोग को हाथ से उसे फेंकना पड़ेगा। अब 1 पाउंड बराबर कितना होता है आप लोग गूगल पे देख लीजिएगा। ठीक है। 16 पाउंड का गोला आप लोग को कम से कम 16 फीट दूर फेंकना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए है कि 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट दूर फेंकना पड़ेगा। ठीक है। और अगर पुरुष और महिला इन दोनों में थोड़ा सा भी यानी 16 फीट से कम फेंकते हैं ये, और ये 10 फीट से थोड़ा सा भी कम फेंकेंगे तो वहाँ तुरंत आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। और आप लोग को चाहे लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो, गोला फेंक हो, सभी में आप लोग को हर एक परीक्षा में आप लोग को पास होना पड़ेगा, हर एक परीक्षा में। ठीक है। और जब आप लोग इन सभी में पास हो जाएंगे तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण, अब यहाँ पर आरक्षण लागू होगा, लिखित परीक्षा में कोटिवार तैयार की जाएगी। ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जो मेंस में जो दूसरा पेपर होगा उसी पेपर के आधार पर, सेकंड पेपर के आधार पर जो है कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। हिंदी वाला नंबर जो है नहीं जुड़ेगा। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा के लिए यानी फिर बिहार के लिए है 288, पिछड़ा वर्ग 107, पिछड़ा वर्गों की महिला 82 और अनारक्षित कितना है 441 है। ठीक है। तो अनारक्षित यानी जो रिजर्व नहीं है, जनरल सीट है वो 441 है और इसमें भी 153 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 है। ठीक है। और टोटल 1275 है। तो जितने भी बिहार स्टेट के बाहर हैं वो आप लोग अनारक्षित में काउंट होंगे। आपके लिए 441 टोटल सीट हैं। ठीक है। महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर। और इसने एक बात और बोला है कि आप लोग आवेदन के लिए आप लोग के पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक है। आवेदन से पहले आप लोग ईमेल आईडी, जिनके पास ना हो ईमेल आईडी जरूर बनवा लें। ठीक है। और बिहार पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर जाकर आप लोग आवेदन करिएगा। ठीक है। और सभी जानकारी आप लोग एकदम सही भरिएगा। 10वीं परीक्षा का जो मार्कशीट होता है या जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आप लोग एकदम सही जानकारी आप लोग भरिएगा, ज़रा सा भी गलती मत करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। ठीक है। और आप लोग सिर्फ एक ही बार आवेदन करिएगा। अगर आप लोग एक बार से ज़्यादा आवेदन करेंगे तो आपका दोनों आवेदन या तीनों आवेदन जितनी बार करेंगे सभी रद्द हो जाएगा। ठीक है। तो एक ही बार आप लोग आवेदन
करिएगा। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। ऑनलाइन आवेदन 2 भागों में भरा जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग को पंजीकरण करना होगा। ठीक है, अपने आप को पंजीकृत करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। देखिए पहले चरण में आपका नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और अगर आप लोग बिहार राज्य के हैं तो डोमिसाइल, नहीं है तो कोई बात नहीं। आरक्षण कोटि बिहार के हैं तो आरक्षण लगेगा, नहीं तो आप लोग जनरल भर दीजिएगा। बिहार से बाहर वाले हैं तो जनरल। आप लोग का लिंग कौन सा है, जन्म तिथि संबंधी जानकारी ली जाएगी। इसके पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक है, और जब आप लोग का पंजीकरण सफल हो जाएगा तो मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल आईडी के माध्यम से आप अभ्यर्थी को तत्काल यानी उसी समय एक पंजीकरण नंबर और एक पासवर्ड ईमेल या एसएमएस के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, भुगतान के पूर्व अभ्यर्थियों को अपना विवरण एडिट करने की सुविधा है, यानी जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले आप लोग जो ये डिटेल भरे हैं इसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे पंजीकरण रद्दीकरण, ये क्या है। अब इसमें कह रहा है कि यदि आपने अपना डिटेल जो है पंजीकरण में भर दिया है और उसमें पेमेंट भी कर दिया है तो अब आप उसमें जो है एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडिट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस स्थिति में वहाँ पर एक ऑप्शन होता है आवेदक रद्दीकरण यानी कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसका प्रावधान का उपयोग करके आप अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। रद्द करने के बाद आप दोबारा फिर से पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक है, इसमें यह है कि जब आप लोग अगर पहली बार पंजीकरण करते हैं, गलत कर देते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं तो उस पेमेंट का आप लोग का लौटेगा नहीं, वो पेमेंट आप लोग का नहीं लौटेगा। ठीक है, बस ये ठीक है कि आप लोग का अगर आप लोगों ने गलत जानकारी भर दिया है तो उससे आप लोग रद्दी कर सकते हैं, उससे आप लोग जो है रद्दीकरण कर सकते हैं और दोबारा आप लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा जो है नहीं लौटेगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात जो आपको उपलब्ध कराए पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में वांछित सूचनाएं, यानी पहला पार्ट आपका हो गया है, उसमें आपको जो पंजीकरण नंबर मिलेगा और जो पासवर्ड मिलेगा उससे आप लोग को लॉगिन करना है। फिर उसके बाद द्वितीय भाग में आप लोग को पिता या पति का नाम भरना पड़ेगा, माता का नाम भरना पड़ेगा, पता यानी एड्रेस द्वितीय भाग में ये सब भरना पड़ेगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता, इस सब की सही जानकारी आप लोग को उसमें देनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर आप लोग को फ़ोटो अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। ध्यान रखना फ़ोटो आपका रंगीन होना चाहिए, 2 माह के अंदर खींचा होना चाहिए और जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो और 15 से 25 KB के बीच हो, 15 से 25 KB के बीच हो, और वो JPG या GI या फॉर्मेट में हो। ठीक है, और फाइन आपको क्या करना है, फाइन में आप लोग को अंग्रेजी या हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी में कर सकते हैं आप लोग, हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन काली या नीली स्याही में आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए काली स्याही से आप लोग को अंग्रेजी में फाइन करना है और नीली स्याही से हिंदी में। ठीक है, काली स्याही से अंग्रेजी में, नीली स्याही से हिंदी में, आप लोग को दोनों में, दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप लोग को फाइन करना है। ठीक है, दोनों भाषाओं में आप लोग को फाइन करना है और फाइन करने के बाद आप लोग उसे स्कैन करिएगा। ठीक है, फाइन करने के बाद स्कैन करिएगा और आप लोग उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो आप लोग फाइन अपलोड करेंगे वो जो है 15 से 25 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और जो है वो भी JPG या GIF फॉर्मेट में हो, जो सफ़ेद बैकग्राउंड हो, उसका बैकग्राउंड भी सफ़ेद होना चाहिए, और एवं फ़ोटो एवं हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, फ़ोटो और हस्ताक्षर यानी फाइन दोनों को आप लोग स्कैन करके ही अपलोड करेंगे। अब आप लोग फ़ोटो जब सबमिट कर देंगे ना तो आप उसमें आपको दिखिएगा सबमिट यानी फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोग एक बार एडिट डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा है। अगर गलत भरा है तो उसे आप लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार कन्फर्म और सबमिट करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप लोग इसे एडिट नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा।
और जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट करेंगे तो आप लोग को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकरण यानी कन्फर्म वाला नोटिफिकेशन आएगा एसएमएस और ईमेल पर, ठीक है, प्राप्त होगी। तभी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। और आगे कह रहा है अंतिम रूप से समर्पित किए गए आवेदन पत्र के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगी, ठीक है। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन पत्र की पावती A4 साइज में प्रिंट करके आप लोग उसे निकाल लीजिए, ठीक है, और उसे रख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी जानकारी इसने दिया है, कह रहे गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। यदि आपको लगता है कि आपका आवेदन पत्र गलत या त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ ध्यान रखना फाइनल रूप से अंतिम रूप से सबमिट हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण यानी कैंसिल वाला प्रावधान उसमें है, उसका उपयोग कर आवेदन आप लोग रद्द कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग आवेदन रद्द कर सकते हैं और ध्यान रखना रद्द करने के बाद आप लोग दोबारा फिर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परंतु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, ठीक है। और नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग गलत भर देते हैं तो आप लोग दोबारा फिर पहले उसको कैंसिल करिए। ध्यान रखना कैंसिल करने के बाद ही दोबारा आप लोग आवेदन करना, ठीक है। आप लोग जब आप लोग फॉर्म भर लें तो उसके जो है प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। और ध्यान रखना आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5/11/2023 है, ठीक है। इसमें विस्तार नहीं किया जाएगा। अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन पत्र में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे आप लोग अगर ऑफलाइन वगैरह भेजते हैं तो उसमें आप लोग सुधार नहीं कर पाएंगे। मैंने आप लोग को सारी जानकारी दे दिया है इस नोटिफिकेशन में। इसके अलावा कोई खास जानकारी आपके लिए है नहीं। इतनी ही जानकारी आपके काम के लायक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।